गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। टारगेट किलिंग के बीच कश्मीर में बड़ा फैसला, सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालयों में होगा तबादला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए हिंदू सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। जो भी सरकारी कर्मचारी दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं, उन्हें कश्मीर के जिला मुख्यालय लाने की तैयारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अहम बैठक में यह बात कही, जिसमें घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर चर्चा हो रही थी। दोस्तों, उसी चर्चा के बाद फैसला हुआ कि उन तमाम हिंदू कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा जो वर्तमान में दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन उन सभी का जिला मुख्यालयों में ट्रांसफर करेगा। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ है कि उन तमाम हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित आवास देने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की रहने वाली है। ऐसे में उनका सिर्फ ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, बल्कि सुरक्षित आवास की गारंटी भी दी जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह फैसला उस समय लिया गया जब कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुंबई में कोरोना की दुगनी हुई रफ्तार, बीएमसी ने टेस्टिंग बढ़ाने के दे दिए निर्देश, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर मुंबई में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। दरअसल यहां कोविड पॉजिटिविटी रेट 6% तक पहुंच गई है। बीएमसी ने आज इस बात की जानकारी दी। कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जा सके। इसके अलावा दोस्तों, टेस्टिंग लैब में काम कर रहे लोगों को भी पूरी क्षमता के साथ सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बीएमसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना आने वाले मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वहीं मानसून के नजदीक होने के कारण अब कोविड-19 केस में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब, सभी दुकानों के लाइसेंस कर दिए गए निरस्त। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने राम मंदिर क्षेत्र की शराब दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को जानकारी दी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर क्षेत्र की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भीमराव अंबेडकर ने आबकारी दुकान नियम 1968 में किए गए संशोधनों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में राज्य मंत्री ने अपना जवाब दिया। इसी बीच दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह के निर्माण के बाबत पहली शीला रखी। आदित्यनाथ गर्भगृह में पहला नक्काशीदार पत्थर रखकर समारोह में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी का नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को कल बुलाया। उन्होंने वक्त मांगा, सोनिया 8 जून को जाएंगी। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी को 2 जून यानी कि कल और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बाहर होने का हवाला देकर इसके लिए वक्त मांगा है, जबकि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। इस केस में ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने नोटिस जारी होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह सरकार डर गई है, इसलिए बदले की कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, भावुक पोस्ट शेयर कर कही बात। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस अवसर पर उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने अभी तक के सफर के लिए फैंस और साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन दोस्तों, उनके ट्वीट के कुछ देर बाद ही बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कंफर्म किया कि सौरव गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल गांगुली ने अपने ट्वीट में नई पारी की शुरुआत की बात कही थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि उन्होंने बीसीसीआई चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है। एएनआई के मुताबिक जय शाह ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के पद से सौरव गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है। गौरतलब है कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर 3 साल का गांगुली का कार्यकाल इसी साल सितंबर में खत्म होना है। गांगुली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2022 में मेरी क्रिकेट के साथ यात्रा 30 साल की हो गई, जो मैंने 1992 में शुरू की
थी। इसके बाद से क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। दोस्तों गांगुली ने आगे लिखा कि सबसे अहम, क्रिकेट ने मुझे आप सबका सपोर्ट दिया। मैं हर एक शख्स को शुक्रिया कहना चाहता हूं जो भी मेरे इस सफर में मेरे साथ रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोबाइल खर्च बढ़ेगा, टेलीकॉम कंपनियां फिर बढ़ा सकती है टैरिफ, कुल सब्सक्राइबर घटे पर एक्टिव यूजर्स बढ़े। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच दूरसंचार सेवाएं एक बार फिर महंगी हो सकती है। दरअसल दोस्तों कुछ महीने पहले हुई टैरिफ बढ़ोतरी से निजी क्षेत्र की तीनों दूरसंचार कंपनियों के कुल ग्राहकों की तादाद में 3.7 करोड़ की कमी आई, लेकिन उनके सक्रिय ग्राहकों का बेस 30% यानी कि 2.9 करोड़ बढ़ा है। ऐसे में कंपनियां सर्विस टैरिफ में एक और बढ़ोतरी की सोच सकती है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच रिलायंस जियो के कुल सब्सक्राइबर बेस में सबसे तेज गिरावट आई। दूसरी तरफ मार्च 2022 तिमाही में कंपनी के एक्टिव सब्सक्राइबर 94% हो गए। एक साल पहले कंपनी के एक्टिव सब्सक्राइबर मात्र 78% थे। मार्च तिमाही में भारतीय एयरटेल के एक्टिव सब्सक्राइबर भी 1.1 करोड़ बढ़कर 99% हो गए। हालांकि इस दौरान वोडाफोन के एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में होगी जातिगत जनगणना, सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास, सीएम नीतीश कुमार ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से सभी दलों ने जाति आधारित जनगणना कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। कैबिनेट से जल्द ही निर्णय लेकर जनगणना कराई जाएगी। इसके लिए फंड का भी इंतजाम कर दिया गया है। दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि इसका नाम जाति आधारित जनगणना होगा। सीएम के मुताबिक जनगणना के लिए काम होता रहेगा और सभी दलों को सूचना भेजी जाती रहेगी। बहुत जल्द ही इसको लेकर कैबिनेट से फैसला ले लिया जाएगा। 9 महीने पहले राष्ट्रीय स्तर की जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री के पास गए थे, लेकिन जब बात नहीं बन पाई, राज्य स्तर पर करना है तो हम लोग आज बैठे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप हॉकी, भारत ने जापान को हराकर एशिया कप हॉकी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर अपना अभियान बुधवार को समाप्त किया। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान को 1-0 से मात दी। दोस्तों खास बात यह रही कि जापान को मुकाबले में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वीरेंद्र लाकड़ा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने विरोधी को एक भी गोल नहीं करने दिया। अंतिम मिनट में भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेली, लेकिन इसके बावजूद जापान कोई गोल करने में कामयाब नहीं हो पाया। भारत ने शुरुआती क्वार्टर में ही बढ़त बना ली थी। राजकुमार पाल ने टीम के लिए एकमात्र गोल किया। हाफ टाइम तक स्कोर भारत के पक्ष में 1-0 था, जिसे बढ़त को उन्होंने अंत तक बरकरार रखा। यह टूर्नामेंट में भारत का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई से थोड़ी राहत, कमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपए हुआ सस्ता, दिल्ली में कीमत 2219 रुपए। जी हां दोस्तों, महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जून को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 135 रुपए घटा दी गई है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई कटौती नहीं की गई। इस बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम घटकर 2219 रुपए हो गए हैं। इससे पहले यह सिलेंडर 2354 रुपए में मिल रहा था। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम कोलकाता में 2454 रुपए की जगह 2322 रुपए, मुंबई में 2306 रुपए से कम होकर 2171 रुपए और चेन्नई में 2373 रुपए हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केके की मौत पर दावे, ऑडिटोरियम में क्षमता से ज्यादा थी भीड़, एसी नहीं चल रहा था, पसीने से बदहाल सिंगर ने की थी शिकायत। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सिंगर केके कृष्ण कुमार कुन्नत का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद निधन हो गया। वे 53 साल के थे। केके कोलकाता के नजरुल मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है और परिवार की सहमति मिलने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केके के सिर में चोट के निशान मिले हैं। इसी बीच एक चश्मदीद ने दावा किया कि केके की मौत की वजह ऑर्गेनाइजर्स का मिसमैनेजमेंट था। सोशल मीडिया पोस्ट में चश्मदीद ने लिखा कि बंद ऑडिटोरियम में भीड़ बहुत ज्यादा थी और एसी काम नहीं कर रहा था। केके एक दिन पहले भी एसी को लेकर शिकायत कर चुके थे। यह मौत नॉर्मल नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई, मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में, लॉरेंस बिश्नोई दे चुका है जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। यह कदम सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मिले एक नए
सीक्रेट इनपुट के बाद उठाया गया है। अब सलमान के साथ उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ मुंबई पुलिस के आधा दर्जन सिपाही भी रहेंगे। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बरार ने ली है। इसी गैंग ने सलमान खान को कुछ साल पहले जान से मारने की धमकी दी थी। इसे देखते हुए सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई है। पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए उनके अपार्टमेंट के आसपास मौजूद रहेगी कि राजस्थान के गिरोह कोई हरकत कर रहे हैं या नहीं। लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर काला हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान की हत्या की साजिश रची थी। बिश्नोई समुदाय काला हिरण को पवित्र मानते हैं और इसके शिकार को लेकर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है।